नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज TV9 भारतवर्ष इस बार किसकी सत्ता है जो कार्यक्रम है उसमें अपना एक नया शो इंट्रोड्यूस कर रहा है। नाम है पब्लिक पोल और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि सिर्फ मंच पर राजनेताओं की राय नहीं, खड़े जनता की राय नहीं, बल्कि हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाएंगे, लोकसभा की हर सीट का सर्वे करेंगे और उस सीट के नतीजे आपको बताएंगे और बताएंगे कि समाज जाति के वोटर कहां जा रहे हैं, पिछड़ी जाति के वोटर कहां जा रहे हैं, क्या है मुद्दे, क्या है चुनौतियां, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे इस खास शो में। और बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करने जाएंगे, मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे, जनता की राय भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप 25 खबरों पर। तो वापस विपिन के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे 25 बड़ी खबरें। यहाँ स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रतिमा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस भेजा। सुप्रिया पर कंगना और घोष पर ममता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। आखिरी समय पर रामपुर सीट पर एसपी ने मुहिबुल्लाह नदवी को बनाया प्रत्याशी। मुरादाबाद से एसटी हसन नहीं लड़ेंगे चुनाव, रुचि वीरा ही सपा की उम्मीदवार होंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी में बड़ी सेंध, आप छोड़ सुशील रिंकू बीजेपी में हुए शामिल। जालंधर से आपके सांसद हैं सुशील कुमार रिंकू। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। शाम 4 बजे के बाद कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुनीता केजरीवाल का बड़ा दावा, कल कोर्ट में कथित शराब घोटाले में मनी ट्रेल पर बड़ी जानकारी सामने रखेंगे केजरीवाल। आप नेताओं पर कई छापों के बावजूद 2 साल में ईडी को कोई पैसा नहीं मिला। आपका दावा, ईडी कस्टडी में सीएम केजरीवाल की बिगड़ी तबीयत, लगातार ऊपर नीचे हो रहा है शुगर लेवल। डॉक्टरों के मुताबिक खतरनाक लेवल पर पहुंचा शुगर लेवल। आपके लीगल सेल का दिल्ली में प्रदर्शन, दिल्ली की जिला अदालतों में किया विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यह प्रदर्शन था। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों का हंगामा, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विधायकों ने विरोध जताया। 1 अप्रैल तक विधानसभा स्थगित की गई। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, मैं भी केजरीवाल की टी-शर्ट पहनकर पहुंचे विधायक, आप विधायक हाथों में बेड़ियां लपेटकर भी पहुंचे। दिल्ली विधानसभा के कैंपस में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, आपके विधायकों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी की। वहीं आप लीगल सेल के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट की चेतावनी, कहा कोर्ट परिसर के अंदर प्रदर्शन न हो, कामकाज बाधित करने पर सख्त परिणाम भुगतने होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर आरोप, बोले केजरीवाल भ्रष्ट, अनैतिक और अराजक। केजरीवाल को जेल में रहकर भी कुर्सी से प्यार है, कट्टर बेईमान है केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी विवाद में अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने जताई नाराजगी, भारत ने अमेरिकी राजनयिक को किया तलब। विदेश मंत्रालय ने ग्लोरिया बोबेना को तलब किया, करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव के दामाद तेज प्रताप कन्नौज से होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, लड़ेंगे चुनाव। नागपुर में नितिन गडकरी ने दाखिल किया नामांकन, शिंदे समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। नामांकन से पहले किया बड़ा रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से 31 मार्च को करेंगे चुनावी शंखनाद। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी मंच पर दिखेंगे साथ। अरुण गोविल हैं यहां से बीजेपी उम्मीदवार। ईडी सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी। अमरूद बागान घोटाले में करीब 135 करोड़ गबन में कार्रवाई। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी ने समन भेजा, 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले समन में हरक सिंह पेश नहीं हुए थे। शिवसेना यूबीटी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, 17 नामों का किया ऐलान। अनिल देसाई को मुंबई साउथ सेंट्रल और अरविंद सावंत को मुंबई दक्षिण से टिकट दिया।
शिवसेना उद्धव की लिस्ट से संजय निरुपम नाराज, बोले उद्धव गुट के सामने कांग्रेस ने किया सरेंडर, खिचड़ी चोर के लिए प्रचार नहीं करूंगा। उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का समन, खिचड़ी घोटाले में ईडी ने जारी किया समन, शिवसेना ने उत्तर पश्चिम सीट से दिया है टिकट। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा चुनाव के बाद का 7 साल का ब्लूप्रिंट तैयार, गृह मंत्री नहीं भारत की जनता का टारगेट है पीओके। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने डेप्यूटी कमांडर समेत 6 नक्सलियों को ढेर किया, मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार बरामद। ग्रेटर नोएडा के प्राचीन शिव मंदिर में चोरों का धावा, बीती रात को भगवान के कीमती आभूषण और नकदी चोरी की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस। आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे हैदराबाद में खेला जाएगा मैच। इस वक्त पब्लिक का पोल जो खास शो है TV9 भारतवर्ष का, वो लेकर हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जिला जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी मुजफ्फरनगर जिले में है और मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त अभिषेक चौधरी भाजपा को रिप्रेजेंट करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कराइए। और गठबंधन में नए उनके साथ जुड़े उनके साथी रालोद से कमल गौतम भी उनका साथ यहां पर देंगे। इसके अलावा प्रमोद त्यागी जी जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और साथ साथ बसपा भी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका निभा रही है और ऐसे कैंडिडेट दे रही है जो समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो हमारे साथ सलमान सईद जी हैं जो कि बसपा के लोकसभा प्रभारी हैं और मुजफ्फरनगर जिले में जो यहाँ की नब्ज को समझते हैं, यहाँ के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अनिल रॉयल जी हमारे साथ हैं। तो इन तमाम लोगों से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले हमारा जो पब्लिक पोल, हमारे रिपोर्टर्स ने हजारों लोगों से बातचीत की है, मुलाकात की है और ये सर्वे आपके बीच लेकर आए हैं। वो सर्वे क्या कुछ कहता है, ओवरऑल परसेंटेज क्या कुछ कहता है, वो सबसे पहले आपको बता दें। हमारे पास देखिए मुजफ्फरनगर में जो सीटों का आंकड़ा है वो किस तरफ जा रहा है, वो सबसे पहले बताते हैं। मुजफ्फरनगर में जो वोट प्रतिशत है उसमें बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट मिलता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है, जो अपने आप में बताता है कि बीजेपी एक बार फिर से जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां ताल ठोक दी है, लिहाजा यहां पर 30% लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां जीतनी चाहिए। इसके अलावा बीएसपी की अगर बात करें थोड़ी कमजोर पड़ रही है क्योंकि सिर्फ 10% वोट इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है पब्लिक का मूड और जिसको हमारे संवाददाताओं ने किया है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं, 60% वोट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 बार लगातार आप इस सीट पर जीतते आ रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई कि अंत समय में जिसको लाठियों से पिटवाया, जिसको जेल भिजवाया, जिसके नेता को आपने हरवाया, उसको भी साथ लेकर चले आए? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सर्व समाज को लेकर चल रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन, एनडीए की गठबंधन के साथ तीसरी बार आई है। रही बात है कि समय पर समझौते करने पड़ते हैं और गठबंधन हम ही नहीं, हमने तो क्या क्षेत्रीय दलों से किया है। जो हमारे बराबर में साथी बैठे हैं 40 दलों को लेकर चले थे और 40 दलों को लेकर कोई नेता कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, इनका पता ही नहीं सता। दिल का गठबंधन है, दल का गठबंधन है, दिल का 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 गठबंधन है, दिल का गठबंधन है। याद है आपको हाथरस का वो कांड, जब जयंत चौधरी गए थे वहां धरना देने के लिए और पुलिस ने घेर कर पीटा था और तब ये कहा था कि बदला लेंगे, चुनाव आने दीजिए। आप तो बीजेपी के गोद में बैठ गए, क्या होगा? देखिए हम लोग गठबंधन में जो विपक्ष में थे, हमने अपनी लड़ाई लड़ी, किसानों की भी लड़ी, मजदूरों की, वंचितों की भी, लेकिन आज क्या मजबूरी आ गई कि बीजेपी की गोद में जाके बैठना पड़ा? चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को कच्चा दे दिया आपने। जिन लोगों ने हमारे गठबंधन की बात चल रही थी वे लोग हमारी बातें रखने के तैयार नहीं थे, हमारे सम्मान देने को तैयार नहीं थे। तो सम्मान के लिए कोई कहीं भी जा सकता है। तो अखिलेश यादव ने सम्मान नहीं दिया क्या? समाजवादी पार्टी ने क्या आरएलडी को सम्मान दिया कि नहीं दिया? नोबडी क्या नोबडी, नोबडी क्या नोबडी, बताओ आप, कुछ नहीं दिया, सम्मान दिया कि नहीं दिया? दिया। अरे भाई आपके नेता को राज्यसभा भेज दिया, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला और इसलिए छटक के चले गए बीजेपी। क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं से पूछ लो, हाँ। इनके पास जवाब नहीं। हाँ। वजह क्या है,
मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हाँ। लेकिन मैं कहूँगा जिन्हें आप 60% वोट कह रहे हैं, हाँ। ये कहीं आपकी गलतफहमी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं स्टैंड नहीं करती, अच्छा। इसलिए जगह जगह कहीं सरकार तुड़वा रही है, कहीं सरकार तुड़वा रही है। अच्छा, आपकी बात पे जनता ताली बजा रही है, मतलब जनता को समर्थन है आपके पास? आपको भी समर्थन करना चाहिए। हाँ। आप सही मायने में चौथा स्तंभ है प्रेस, वो निभाइए कर्तव्य अपना। दबाव में आकर के आपको लगता है कि मैं दबाव में हूँ क्या? लग रहा है क्या दबाव में हूँ? आप बताइए, क्या मैं दबाव में हूँ? क्या मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ? आप बताइए। कोई दबाव नहीं है साहब, यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। लेकिन अच्छा ये बताइए, माइक दुबे जी, माइक आपके हाथ में है। हाँ। आप जैसा निर्णय अच्छा, ठीक है। मुझे माइक दें, हाँ। मैं तय करा दूंगा क्या करा। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं 60%, 30%। अब मुसलमान जो आपका कैडर है वो कहाँ जा रहा है, वो बता दूं मैं आपको। देखिए, मुसलमान जो समाजवादी पार्टी का कैडर है वो कहाँ जा रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जल्दी से आपको बता दें कि 15% मुसलमान बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 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 अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब आगे सुन लीजिए, आगे 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 1 मिनट और भैया 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 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आप देखिए, आप बीजेपी, अरे सुनिए साहब, बात तो सुनिए। देखिए आगे सुनेंगे। अरे समाजवादी पार्टी को मुसलमान 68% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता हुआ इस बार के चुनाव में नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो 17% मुसलमान जो है वो बसपा के साथ जा रहा है। तो सलमान साहब, आप ये बताइए, लगातार लगभग 30 से 35% उम्मीदवार आपने मुसलमान मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में 68% समाजवादी पार्टी, 15% वो और 18% आपके पास। कैसे नैया पार लगेगी आपकी? देखिए, ऐसा है, मुजफ्फरनगर की जो सीट है, यहाँ बसपा पहले भी अकेले चुनाव लड़ी और जीती। और जहाँ तक आज इन लोगों, अंतिम बार कब जीते थे आप? देखिए, आज जो यहाँ अंतिम बार कब जीते थे आप? पिछले 2 चुनाव से पहले जब चुनाव हुआ, कब जीते थे? सन याद है? कादिर राणा जी जीते थे यहाँ से सांसद 2002 में 15 साल हो गया। नहीं, 15 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक का जो बेवकूफ बनाया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी है, दोनों एक सिक्के के दोनों एक पहलू हैं। आज जो हालात है मुजफ्फरनगर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख रहा है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जहां हमने गुजरात दंगों में मुसलमानों ने मोदी जी को अपना मुलजिम ठहराया, वहीं 2013 के दंगों में आज जो अपमान मुसलमानों का हुआ, उसको भी मुसलमान झेल रहा है। मुजफ्फरनगर का मुसलमान किसके साथ है? सपा के साथ, बीजेपी के साथ? किसके साथ? मुजफ्फरनगर का मुसलमान किसके साथ? अनिल जी, आप तो मुजफ्फरनगर में 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइए, क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर? एक बार फिर से कमल खिलेगा या फिर इस बार कुछ चमत्कार होने जा रहा है जो जनता ने महसूस भी नहीं किया है? आप उधर चल जाइए। चौबे जी, जो आपने चौबे जी, जो सर्वे आपका बता रहा है 60%, उसके बाद तो चुनाव ही नहीं है। 60 और 30 में तो कोई चुनाव ही नहीं है। लेकिन इस सर्वे पर शायद सहमति मेरी नहीं है, इतना अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का, योगी जी का चेहरा निश्चित रूप से भाजपा को ऐज दिलाए हुए है, लेकिन 60% भाजपा है, इसकी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, प्रत्याशी जो यहाँ मौजूद है बहुत सक्रिय सांसद है, 10 साल से उनसे ज्यादा सक्रिय सांसद कोई नहीं आया है, इसमें किसी को डाउट नहीं। पर इस बार के चुनाव में चाहे आप पिछली बार जैसे अजीत सिंह जैसा खाती नेता, इतनी बड़ी लेगेसी है उनकी, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, वो जब बलियान जी के सामने नहीं टिके तो कैसे इस बार कैसे होगा? अजीत सिंह जी की हार का असली कारण पूछना है, अजीत सिंह जी की हार का असली कारण पूछना है, तो जो विपक्ष के यहाँ डायस पे खड़े हैं, जो विपक्ष में अजीत सिंह जी के सरमाबरदार थे, वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे। अजीत सिंह जी की हार का मुख्य कारण बड़ा कारण ये था। ये बताइए, अच्छा ये वापस आ रहे हैं आपके पास, अब आराम से बात करें। जाट, बड़ा जाट कौन है? ना हरेंद्र मलिक या संजीव बालियान? किसकी तरफ जा रहा है जाट? देखिए, यहाँ सबसे बड़े चौधरी थे
अजीत सिंह, उनके बाद है यहाँ हरिंदर मलिक, और जो यहाँ लोक दल के बीच में ही पटाखे छोड़े गए थे अजीत सिंह के पैरों में, उसका बदला हरिंदर मलिक लेगा। लोक दल की वोट कहीं नहीं गई। ये सही कह रहे हैं, सहमत है? हाथ उठाइए, हाथ उठा कर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो काम अजीत सिंह नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए अजीत सिंह, वो हरिंदर मलिक कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे हरिंदर मलिक जी। करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, अब देखिए हमने पूरा मूड पूरे लोकसभा का बता दिया, मुसलमान किसके साथ जा रहा है ये बता दिया। क्या आप लोग जानना नहीं एक मिनट, लेकिन आप लोग ये जानना चाहेंगे ना, आप लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि ओबीसी किधर जा रहा है, ओबीसी वोटर किधर जा रहा है। ये देख लीजिए, ओबीसी वोटर 75% ओबीसी का वोटर बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ 21% ओबीसी वोटर समाजवादी पार्टी को वोट देता हुआ नजर आ रहा है, और बसपा को महज 4% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कुछ नारे लग रहे हैं, हरिंदर मलिक जिंदाबाद। आप अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। आप एक तरफ कह रहे हैं जय श्री राम और दूसरी तरफ कह रहे हैं हरिंदर मलिक जिंदाबाद। अरे अखिलेश हिंदू नहीं है क्या? हिंदू वो है जो कत्लेआम करे। जय श्री राम कहने वाला कहाँ डालेगा? हरिंदर मलिक को डालेगा। ये बेरोजगार खड़े, इसको कहाँ जरूरत है? 9 साल में रोजगार दोगे क्या? 10 साल में? ये इनके माँ बाप के परेशानी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं हरिंदर मलिक जिंदाबाद, और इन्हीं के नेता हैं अयोध्या नहीं गए दर्शन करने के लिए। ऐसे लोग नारा लगाएंगे तो आप लोग वोट देंगे? बिल्कुल वो ये कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि जय श्री राम और दूसरी तरफ हरिंदर मलिक जिंदाबाद। पब्लिक दोहरी मानसिकता। श्री राम भक्त आप बन के दिखा रहे हैं ये लोग, जो राम भक्त है ही नहीं, जो कहते हैं राम मंदिर हमने बनवाया। अगर इन्हें लगता था ना वोट मिलती है राम मंदिर से। एक मिनट, मुझे कोई आपत्ति नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता से पूछ रहे हैं, देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। हमारा जो हिंदुस्तान है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का देश है। यहाँ पे राम भी है, रहीम भी है। देखिए सवाल क्यों बन रहा है ये सुनेंगे? अच्छा सुन लीजिए एक मिनट। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, जय श्री राम का नारा लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान राम किसी के इकलौते नहीं है, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के हैं। लेकिन इसी रामलला का जब वो विराजमान हो रहे थे तो यही समाजवादी पार्टी ने बाइकआउट किया था उसके विधायकों ने, और वहां मंदिर दर्शन करने के लिए जब स्पीकर लेके गए थे तो नहीं प्रसन्न बिल्कुल ये गलत बात करते हैं। ये उस जगह जाना ही पसंद नहीं करते जहाँ राम का नारा लगता है। भाई बीजेपी जिंदाबाद, राम का नारा मांगने का काम नहीं कर। ठीक है। मुजफ्फरनगर में ये माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक मिनट एससी एसटी वोट किसको मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए जो मेरे पास आंकड़े आए हैं, बीजेपी को दलित बिरादरी यानी दलित एससी एसटी जो वोट है महज 30% वोट बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 28% एससी एसटी वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बीएसपी को 42% वोट एससी एसटी का मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? सर चुनाव तो अभी जिता दोगे, जो वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो आंकड़े बता रहे हैं। हमारी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हम तो आंकड़े हमारे रिपोर्टर ने सर्वे किया 1000 लोगों के पास गए, सबसे फॉर्म मंगवाए, सबसे साइन करवाया, और उसके बाद ये आंकड़ा निकल पाया। जय श्री राम। संजीव बालियान। मेरी 30 सेकंड बात सुन लो, एक मिनट सुनो। अच्छा सारे लोग बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी। देखिए आप मेरी 30 सेकंड ये बताइए, यहाँ तो माहौल ही बदल गया।
मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जय श्री राम कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? जब तो आप 60% हम 70% वोटों के साथ जीतेंगे। समाजवादी का बहुत बड़ा, क्योंकि मोदी जी की योजनाएं, चाहे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बने हो, चाहे राशन मिला हो, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी जी ने, योगी जी ने सबको राशन दिया, सबको आयुष्मान कार्ड बनाए और मुस्लिम समाज के ज्यादातर बनाए। लेकिन त्यागी जी, आपको क्या जरूरत पड़ गई? आपको भी भगवान श्री राम की जरूरत पड़ गई? तो राम पेटेंट आपका है क्या? मेरे तो नहीं है। राम सबके हैं। आपने अभी कहा, लेकिन आप ही के विधायक, आप ही के नेता, आप ही के विधायक दर्शन करने से परहेज कर दिए थे। जवाब सुनिए आप। समाज ये आरोप लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में जो गोलीकांड हुआ था उसके जिम्मेदार आप। जवाब दूंगा। आपके आरोप को मानने के लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं। मेरी बात सुनिए। हमारे नेता ने कहा कि हम भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे अपने अनुसार। हम भाजपा के नेता की निमंत्रण, भाजपा क्या मतलब है? राम सबके हैं, राम सदा से थे। जो लोग, अगर आपकी आत्मा जिंदा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो राम को गोली किसने चलवाई, राम मंदिर में घुसरी पे गोली किसने चलवाई, बताइए सब लोग। अयोध्या में गोली किसने चलवाई, अयोध्या में गोलीकांड के लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो गोलीकांड हुआ था उसके लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं या नहीं मानते? समाजवादी पार्टी किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? माता सीता का मोदी ने किसके लिए क्या भारतीय सरयू नदी में आज तक भी कंगाल निकल रहे हैं। सरयू नदी में जो आप लोग भूल गए हैं कि याद है? ये बताइए, चुनाव में क्या ये मुद्दा है? चुनाव में विकास मुद्दा है कि ये मुद्दा है? राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है। ये चुनाव में मेट्रो का मुद्दा है। मुजफ्फरनगर में मेट्रो, ये कई बार तालियां, जोरदार तालियां। मेट्रो का मुद्दा होना चाहिए, मेट्रो का विकास का मुद्दा होना चाहिए, सड़क का मुद्दा होना चाहिए, बिजली का मुद्दा होना चाहिए। किसानों की जान का मुद्दा है। 700 किसानों की जान गई है, दिल्ली में आंदोलन करते ही वो मुद्दा है। यहाँ समाजवादी पार्टी को किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सब समाजवादी पार्टी के साथ है। एक बिना भूमिका के, सुनिए, आपने अभी 60% बताया। अगर 60% इन लोगों के साथ है, मुझे बता दी हर समाज अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहा है? यदि 60% इनके साथ है, आप बताओ कहाँ सर्वे आपका? भाई साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ेंगे, आपके सबसे बड़े सहयोगी जाके इनकी गोद में बैठ गए इनको जिताने के लिए, और आपके यहाँ रामपुर और मुरादाबाद वो सीट है जहां आप नामांकन के आखिरी दिन में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन होगा उम्मीदवार। वहां आजम खान नाराज हो जा रहे हैं, कभी रुचि वीरा, कभी एसटी हसन, कभी आसिम रजा, कभी कोई वहां मौलाना को वोट दिया जाए, वो टिकट दिया जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, बिहार में कल आखिरी दिन पर्चा भरने का है, जमुई में क्या कैंडिडेट तय कर दिया चिराग पासवान? लेकिन पर्चे को लेने देने का कार्यक्रम क्यों चल रहा है? एनडीए ने क्या तय? आजम खान जेल में नाराज बैठ गए। आजम खान को आपने गलत तरीके से जेल में डाला। मैंने नहीं डाला, मैंने नहीं डाला। मेरी सत्ता नहीं है, सत्ता पूरे देश की है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं कि नहीं है? पूरे देश के हैं कि नहीं है? किसी एक के है? पूरे देश के हैं? पूरे देश का। अच्छा एक बार आजम खान को क्या गलत जेल में डाला गया? आजम खान को क्या गलत जेल में डाला गया? पत्रकारों को गलत जेल में डाला गया? भाई साहब बिल्कुल सही डाला गया जी, बिल्कुल सही डाला गया। सुरक्षा की बात कर लो, सुरक्षा की बात कर लो। माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा तो बहुत अच्छी कर दी, और बीजेपी के नेता सारे कन्नड़ घूम रहे हैं। ये सुरक्षित महसूस क्यों कर रहे हैं जब हम तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एक मिनट, ये माता ये जो बोलते हैं कि अयोध्या नहीं गए थे, सीता माता को काल्पनिक किसने कहा था? ये कौन से हिंदू थे? ठीक है, आपका जो वोटर चुनाव करेगा, युवा चुनाव करेगा, ये एकता, अखंडता और संविधान बचाने का चुनाव करेगा। अच्छा ठीक है, राजनीतिक बात हो गई। सलमान साहब आपके पास आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये जानना चाहेंगे ना, जो सवर्ण वोटर है वो कहाँ जा रहा है, तो उसका भी आंकड़ा हम एक बार जनता के सामने रख देते हैं। देखिए, सवर्ण वोट में 80% मतदाता बीजेपी के साथ जाता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 18% और बीएसपी को महज 2%। सवाल ये है कि 42% एससी एसटी के साथ आप कैसे लोकसभा जीतेंगे? जो आपसे पहले कहना चाहूंगा, समाजवादी जो आज जय श्री राम का नारा दे रही है और वोट सारे उन्हें मुसलमानों के चाहिए, उनसे पूछिए कि जहां मुसलमान वोट यहां मौजूद है, उन्हें अल्लाह अकबर नारे तकबीर कहने में क्या हर्ज है? वोट उन्हें मुसलमानों के चाहिए। इधर आइए मेरे साथ आइए। नारा लगाएंगे जय श्री राम और मुसलमान का वोट चाहिए आपको?
एक मिनट, अल्लाह अकबर क्या कह रहे थे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय श्री राम। कोई कहेगा? आप सुनो, आप ही अकेले कह रहे हो, आप ही अकेले कह रहे हो, आप ही अकेले कह रहे हो, और कोई कह रहा है? कहलवाओ, अपने अलावा किसी और से कहलवाओगे, नाराज तकबीर कहोगे, नाराज तकबीर कहोगे, नाराज तकबीर कहोगे। श्री कृष्णा, जय श्री राम। ये चुनाव है साहब, यहाँ सब चलता है, लेकिन ये चीज समाजवादी को भी समझनी पड़ेगी कि जब उन्हें मुसलमानों का वोट लेना है तो उन्हें उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। वो किसी मुसलमान को टिकट देने को। तो ये बताइए मुजफ्फरनगर में ये क्या चल रहा है, ये बताइए। ये कह रहे हैं कि वोट तो मुसलमान तब देगा जब जय श्री राम भी कहेगा और अपना वाला नारा भी लगाएगा, नारा तकबीर भी कहेगा। ऐसा संभव है? 2014 से पहले मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर कहा जाता था, यही होता था। 2014 के बाद बदला है। यदि आज कोई मुसलमान जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अच्छा माहौल बनना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जय श्री राम का नारा लगाए भी तो क्या आपत्ति है? किसी को आपत्ति है? हाथ उठाकर बताइए, आपत्ति है? आपत्ति है? आपत्ति है? आपत्ति है? ये बताइए विकास की बात कब होगी? हो गया। सुनिए, मंदिर, आपने मंदिर कहा, मंदिर बन गया, अब अगला वोट किस बात पर दिया जाए? अगला वोट मुजफ्फरनगर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनवाना है और यहाँ पे 8,500 करोड़ के एग्रीमेंट हुए हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री ऑफिस, मेडिकल कॉलेज कब बनेगा? यहाँ पर एक फैक्ट है, 7 साल में क्या किया? हम बता रहे हैं, यहाँ पर इसलिए कटा था। 7 साल में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं? मेडिकल इसलिए भैया वो ऑलरेडी मेडिकल है प्राइवेट, और प्राइवेट जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहाँ सरकारी नहीं आ सकता था। अब की बार केंद्रीय मंत्री यहाँ सरकारी लेकर आएंगे। 8,500 करोड़ के MOU एग्रीमेंट हुए हैं। कुछ विकास हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ था, खुद बीजेपी में भाग गए और अब बीजेपी में जाके 5 सीट ले गए लोक दल वालों की। इनका क्या है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। विनाश हुआ है, विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ। घरों तक आ गई। मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे बढ़िया रेल स्टेशन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहली बार विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है? विकास हुआ है? ये किस चीज हुआ है? ये लोग किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? हमारे पास मुद्दे दुनिया भर के हैं। विकास पे वोट, राम मंदिर पे वोट, धारा 370 वोट, दुनिया भर के मुद्दे हैं हमारे पास। तो देखिए ये मुजफ्फरनगर का मूड है जो बता रहा है कि मुजफ्फरनगर किस तरफ जा रहा है। चारों तरफ चुनावी शोर बढ़ चुका है, लेकिन आपको अब ये चलता है कार्यक्रम अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अपने खास कार्यक्रम जनता बोले मेले चल रहे हैं। क्या कहती है जनता वो सुनिए और उसके बाद हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री जी, मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे देश को आपसे बहुत ही आशा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जनता जनार्दन बढ़ चढ़कर वोटिंग करती है उसी तरीके से मैं तो यही चाहता हूँ कि आप उनकी जितनी भी ही समस्या है उनको सबको हल करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन गरीबों के लिए आपने जो शौचालय बनाए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये बहुत जनहित का कार्य था। उस गरीब के लिए आपने शौचालय बनाए जो सोच के लिए उसे जब बाहर जाना पड़ता था, उससे कैसे इन चीज़ों से मुक्ति मिले, ये आपने बहुत पहली प्राथमिकता पर कार्य किया। आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री दिल्ली के बने, आप पहले IAS की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की, देश सेवा के लिए आप चले, फिर आप पे एक घोटाले में आपको फंसाया गया। आपने काम बड़े अच्छे किए, दिल्ली में सराहनीय कार्य थे, महिलाओं के लिए बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको फंसाया गया? इसके जवाब के लिए अभी तक भी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई जिसमें आपको हम ये कह सके कि आपने इन अच्छे कामों के लिए घोटाला भी आपने नहीं किया। मैं केजरीवाल का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत सराहनीय कार्य किए, बहुत अच्छी सेवा दी दिल्ली में और बहुत अच्छे कार्य किए। दवाई फ्री में दी, दिल्ली में यात्रा फ्री करवाई, लेकिन अगर उन पर कोई ऐसा आरोप है तो वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? क्यों इस घोटाले का खुलासा करके इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे? और अब इस वक्त की बड़ी खबर, मुरादाबाद से SP कैंडिडेट पर कंफ्यूजन खत्म हो गया है। आजम के करीबी रुचि वीरा होंगी कैंडिडेट, पर ST हसन अपना नामांकन वापस लेंगे। कल ही ST हसन ने किया था नामांकन, लेकिन अब वो वापस लेंगे अपना
आज रुचि वीरा ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। आजम खान की करीबी मानी जाती हैं और आजम खान चाहते थे कि रुचि वीरा को मुरादाबाद से टिकट मिले। और समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद सीट को लेकर जो कंफ्यूजन था वो खत्म होने के बाद अब आपको सुनाते हैं एसटी हसन और रुचि वीरा का बयान। देखिए अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। पूरा सही है। अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। देखिए 2 दिन सिंबल के लिए भी जैसा मुझे पता चला है वो दिए जाते हैं। जगह वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे लड़ाएं, जिसको चाहे ना लड़ाएं। जहाँ तक मुस्लिम्स की बात आप कर रहे हैं, जाहिर है मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूँ, तो मैं और ये भी सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की तारीख में इस वक्त मुसलमान सबसे ज़्यादा दुखी हुआ है। आप 75 साल के इतिहास को उठा के देखिए और उन्होंने ही मुझे पार्लियामेंट में भेजा था, तो मैं जाहिर है जो इंसाफ की बात होगी वही तो मैं करूँगा। मैंने हमेशा नफरतों की राजनीति को क्रिटिसाइज़ करा है। मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई भी हैं जो प्यार मोहब्बत चाहते हैं, तो हम उन नफरतों की राजनीति के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। अगर टिकट होना ना होना कोई एसटी हसन की शख्सियत को थोड़ी खत्म करते हैं। क्या रुचि वीरा जी पहुंची हैं? जी मैम, नॉमिनेशन कराया, क्या कुछ कहना है? तो क्या कहना है सबसे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने पार्टी के मुखिया का, मोहम्मद आजम खान साहब का, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और आप सब लोगों से मदद की उम्मीद करती हूँ। मैम, समाजवादी पार्टी के द्वारा पहले एसटी हसन को सिंबल दिया गया था, अब जो है सिंबल वापसी दिया गया है, क्या पूरा? इसके बारे में भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे भाई हैं, कितनी बार बता दिया मैंने। क्या कुछ तैयारी है मुरादाबाद लोकसभा की? बिल्कुल तैयारी। हम तो राजनीतिक लोग हैं, हर समय चुनावी मोड पे रहते हैं। तो केवल मुरादाबाद ही नहीं, रामपुर को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति नजर आई थी। अब इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन भर दिया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे नदवी। आज नदवी को नरेश उत्तम ने सिंबल दिया। आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी पर्चा भरा है। तीसरे कैंडिडेट अब्दुल सलाम का भी नामांकन हुआ, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो रामपुर पर इस वक्त क्या हालात है, क्या स्थिति, हम आपको बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तो मोहिबुल्लाह नदवी को ही पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और वो अपना नामांकन करेंगे। और इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। जालंधर से सांसद हैं सुशील कुमार। आप विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। इस बार पंजाब में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। सांसद सुशील कुमार रिंकू ने बीजेपी में जाने का फैसला किया है। सुशील कुमार ने आम आदमी पार्टी का साथ ऐसे समय में छोड़ने का ऐलान किया है जब पार्टी उन्हें जालंधर से टिकट देने का ऐलान कर रखा है। सुशील कुमार रिंकू पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं और उन्होंने जालंधर पश्चिम सीट से 2017 में विधानसभा चुनाव जीता था। हालांकि 2023 में जालंधर सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में आपने उन्हें प्रत्याशी बनाया था और वो पिछले 1 साल से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही जालंधर ईस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुरल ने बीजेपी में जाने का फैसला किया है। शीतल अंगुरल वही हैं जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में सुशील कुमार रिंकू को हराया था। इस हार के बाद रिंकू आप में शामिल हो गए थे। कल लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने कहा था कि वो पंजाब और केंद्र के बीच के गैप को पाटना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी में आए हैं। और बिहार में कांग्रेस को अभी भी सीट शेयरिंग पर आरजेडी से कोई हरी झंडी नहीं मिली है। इस बीच बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। लगातार मीटिंग और बातचीत के बाद बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे का समीकरण अब सुलझता हुआ दिख रहा है।
बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्णिया में कांग्रेस को लालू का बड़ा झटका। बीमा भारती का दावा, पूर्णिया से सिंबल मिला। 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करूंगी, कहना बीमा भारती का। पप्पू यादव भी साथ है, भारी मतों से जीतेंगे। महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। पूर्णिया से कांग्रेस के पप्पू यादव टिकट चाहते हैं। इस बीच सुप्रिया श्रीनेत को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा है। दिलीप घोष को भी चुनाव आयोग ने भेजा है नोटिस। ममता बनर्जी पर विवादित बयान के बाद घोष को ये नोटिस जारी किया गया चुनाव आयोग द्वारा। ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान के बाद दिलीप घोष की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष से उनके बयान पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा। बीजेपी ने घोष के ममता पर दिए गए बयान की निंदा भी की है। हालांकि मामले पर दिलीप घोष ने सफाई भी दी। আমার বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক প্রথমবার নয়, কারণ আমি যা যে ভনিতা করে অন্যায় করে তার সামনে বলি। এবারে আমি যে বক্তব্য রেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ক্লেশ নেই, ক্লেদ নেই, কোনো দুর্ভাবনাও নেই, উনি যে রাজনৈতিক বক্তব্য বারবার দিয়েছেন লোককে और विभ्रांत করার জন্য। वहीं टीएमसी ने दिलीप घोष के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया कि घोष ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दरअसल कल दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया था। बिहार यूपी থেকে দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরার মেয়ে, মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক। और अहम खबर है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर दिलीप घोष की विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वहीं इस मामले पर दिलीप घोष की भी प्रतिक्रिया सामने आई। इन बेईमानों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान के बाद दिलीप घोष की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष से उनके बयान पर नोटिस भेजकर जवाब मांगा। बीजेपी ने घोष के ममता पर दिए गए बयान की निंदा भी की है। हालांकि मामले पर दिलीप घोष ने सफाई भी दी। আমার বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক প্রথমবার নয়, কারণ আমি যা যে ভনিতা করে অন্যায় করে তার সামনে বলি। এবারে আমি যে বক্তব্য রেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ক্লেশ নেই, ক্লেদ নেই, কোনো দুর্ভাবনাও নেই, উনি যে রাজনৈতিক। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली की। इन बेईमानों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच पूरी होने दें, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कुछ इस अंदाज में अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर का अलग अंदाज नजर आया। अनुराग ठाकुर की रैली में काफी संख्या में युवाओं ने भी हिस्सा लिया। उधमपुर की सड़कों पर केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत को अगले 3 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर मोदी जी ने निकाला है। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, इज्जत घर बना कर दिए और 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया है। 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में दिया। तो वहीं पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया। ये दिखाता है मोदी सरकार गरीब की है। रैली जखैनी के अंबेडकर चौक से शुरू होकर शहर के अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए जिला पार्टी कार्यालय पर खत्म हुई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को लेकर मैदान में उतरे हैं। राजस्थान के अलवर से नामांकन भरने से पहले उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अलवर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में माथा टेका। इसके बाद शहर में करीब 2 किलोमीटर तक उनका रोड शो हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा। कंपनी बाग में इस दौरान एक सभा भी हुई, जिसमें राज्य के सीएम भजन लाल शर्मा और अलवर से पूर्व सांसद रहे बाबा बालकनाथ भी मंच पर दिखे। रैली के बाद भूपेंद्र यादव अलवर के मिनी सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान सभी बीजेपी विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी समेत सूबे के कई नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव जीत को लेकर आश्वस्त दिखे।
जो सभाएं हुई हैं, जो रोड शो हुआ है, क्या आपको लगता है इसमें किस तरह की जीत आपको हासिल हुई? नहीं, ये तो पूरे अलवर के हमारे सभी लोगों का आशीर्वाद है और मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त। सर, जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हैं आप? ये जीत मोदी की गारंटी की जीत है, ये पूरा आशीर्वाद मोदी की गारंटी। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आज नामांकन भरने से पहले अपने घर पर पूजा पाठ की। महाराष्ट्र के नागपुर से नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। तस्वीरें नितिन गडकरी के नागपुर आवास की हैं, जहां कुछ इस अंदाज में उन्होंने पूजा अर्चना की। दरअसल नितिन गडकरी की गिनती एक ऐसे राजनेता के रूप में होती है जो अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांगते हैं, और बीजेपी ने नितिन गडकरी को एक बार फिर से नागपुर से मैदान में उतारा है। नितिन गडकरी के सामने कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे को मैदान में उतारा गया। चुनाव प्रचार के दौरान नितिन गडकरी दावा कर चुके हैं कि इस बार उनकी जीत का फैसला 5 लाख वोट से भी ज्यादा का होगा। वहीं पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान नितिन गडकरी ने अपनी राजनीतिक विरासत को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। मेरी विरासत, मैंने किया हुआ काम, अगर इसके ऊपर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है, वो मेरे वारसदार। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चीनी नागरिकों पर हमले का सबसे नया वीडियो आ गया है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ था, जहां पर बस चीनी लोगों को ले जा रही बस में ब्लास्ट का ये वीडियो आपके सामने है। कल 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी और अब उसका वीडियो सामने आ गया। हमले का किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये हमला हुआ था, जहां पर हमले का वीडियो सामने आया। तो पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। ये खैबर पख्तूनख्वा से आ रही तस्वीरें हैं, जहां पर चीनी नागरिकों को ले जा रही बस में ब्लास्ट हुआ है। कल 5 चीनी नागरिकों की मौत भी हुई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो हमला हुआ है उसका ये सबसे लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस बस में ब्लास्ट हुआ। पीछे से आ रही गाड़ी ने ये सब कुछ कैप्चर किया है। साफ तौर पर इसमें देखा जा सकता है कैसे बस में ब्लास्ट हुआ है। संवाददाता हमारे सभी सुमित जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, बताइए इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, लगातार चाइनीज नेशनल्स के ऊपर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में अटैक किया गया था, उसको लेकर कई बात है, जिसमें 5 चाइनीज नेशनल मारे गए थे। उसकी एक लाइव तस्वीर है, यानी किस तरीके से अटैक को अंजाम दिया गया। करीबन 1 मिनट का ये वीडियो बताया जा रहा है। जो गाड़ी पीछे फॉलो कर रही थी उसके डैशबोर्ड पे लगे कैमरे में ये कैप्चर हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि 26 तारीख को जब ये अटैक किया गया था तब किस तरीके का माहौल था, क्योंकि 4 बजे करीब जो है ये ब्लास्ट किया गया था। और देखिए तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तो किस तरीके से पूरी बस में जिसमें वो चाइनीज नेशनल थे उसको अटैक किया गया। और खास बात ये भी कि कितना भयानक था, कितना बड़ा ब्लास्ट था, ये तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाता है कि किस तरीके से लगातार ये पूरा इलाका, आपको याद होगा कि इसके अंदर कई बार ये खबरें भी आई कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के बेसिस को, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक्स को टारगेट किया जाता है। लेकिन ये कई मौकों के बाद एक बार फिर ये सामने आया कि चाइनीज नेशनल जो लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी कितने अनसेफ हैं। जी, एक बार और वो साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। और इसी का सबसे लेटेस्ट वीडियो हम TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को दिखा भी रहे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित। इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर हूँ।